तो डॉक्यूमेंट्स निकालना हाथा परिवार की फैमिली से इतना आसान तो है नहीं। स्वाभाविक रूप से मुझे उस पर समय लगा। कुछ हमारे विश्वसनीय, कुछ उनके विश्वसनीय रहे होंगे, पेपर निकले। और जब पेपर निकला तो मैं दंग रह गया। मैं तो गया था शपथ पत्र इनका झूठा साबित करने, लेकिन उससे बड़ा ये निकला कि इतना बड़ा फ्रॉड मैंने जोड़ा तो लगभग लगा कि लगभग 1200 करोड़ का फ्रॉड। एक ही प्रॉपर्टी को 7-7, 8-8, 10-10 बैंकों से उसको उसकी वैल्यू दिखा करके, प्रॉपर्टी है अगर 100 रुपये की दिखा दिया गया कि ये तो 10,000 की प्रॉपर्टी है या 5,000 की प्रॉपर्टी है, उस हिसाब से। तो फिर मैंने एक पत्र लिखा सीबीआई की आर्थिक शाखा को 2018 में लास्ट में, और एक पत्र लिखा मैंने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, और प्रधानमंत्री कार्यालय को लिखा मैं, पीएमओ को, और बैंकिंग लोकपाल को लिखा, और एक सतर्कता आयोग को लिखा। और उसकी कॉपी मैंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को भी और हाई कोर्ट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को भी मैंने दिया कि इस तरह की एक बड़ा फ्रॉड जो है, मतलब कहिए कि पूर्वांचल का माल्या जैसा फ्रॉड, पैसे का गमन बैंकों से, तो उसकी जांच मैंने दी। अब वो फिर मैंने पत्र दिया, 2-3 बार रिमाइंडर भी किया कि इस पर क्या हो रहा है। और फिर कई जगह से पत्र भी आया कि जैसे सुप्रीम कोर्ट के से आया या आरबीआई से आया कि आपके पत्र जो है वो फला जगह भेज दिए गए। और फिर एक दिन पता लगा कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के स्टाफ की तरफ से एक एफआईआर दर्ज हुआ, सीबीआई ने कराया कि इन्होंने लगभग 1174 करोड़ रुपए का इन्होंने बैंक से फ्रॉड किया है। तो बैंक फिर बादी हो गया उसमें। तो फिर जब बैंक बादी हो गया तो बैंक और इनके बीच की वो लड़ाई हो गई। हमारा असर सिर्फ इतना था कि अगर कहीं कुछ गलत हुआ है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर जनता का पैसा, बैंक में जो पैसा जमा है वो हमारा है, जनता का पैसा है, तो जनता का पैसा अगर कोई व्यक्ति हड़प लिया है तो बिल्कुल वो सामने आना चाहिए, या वो गलत किया है तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए। इसी परिप्रेक्ष्य में ये पूरी चीज़ें चली। और बाद में पता लगा कि सीबीआई की जांच में ये भी सामने आया कि नहीं, इसमें कुछ मनी लॉन्ड्रिंग का भी मामला है। पैसा दुबई और नेपाल की तरफ भी यहाँ से भेजे गए हैं, वहाँ के होटल वगैरह का निर्माण की चर्चा आई थी। तो हमने कहा आई होगी तो फिर ईडी भी आएगी, आज नहीं कल भी करेगी अगर ऐसा होगा तो। संजोग से एक दिन खबर आती है कि नहीं साहब ईडी भी आ गई, ईडी ने भी एफआईआर दर्ज कर दिया। लेकिन उसके बाद सब कुछ ठप हो गया 2019 के बाद से। 2020 में एफआईआर दर्ज हुआ था, फिर 20, 21, 22। तो स्वाभाविक रूप से इतने वर्षों का राजनीतिक रसूख रहा है तिवारी जी का, उनके फैमिली का। बहुत सारे लोग उनके रिलेटिव हैं, कहाँ कहाँ हैं, उच्च पदों पे हैं, राजनीति में भी बड़े पदों पे हैं विभिन्न प्रदेशों में। तो मुझे आशंका हुई कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये फाइल दब गई। हालांकि मैं जानता था कि अपराध का जवाब नहीं है इन लोगों के पास। लालू यादव की तरह से फाइल को दबवा सकते हैं, मगर आज नहीं कल फाइल अपना काम करेगी, कागज बोलेगा, आज नहीं बोलेगा कल बोलेगा। लेकिन फिर भी मैंने एक 4 महीने पत्र लिखा था, मैंने पीएमओ को लिखा था, माननीय गृह मंत्री जी को लिखा था, और अन्य जो जांच एजेंसी उनको भी लिखा था कि भाई माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बैठक की थी जांच एजेंसियों की, जो अखबारों में और प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी सुर्खियों में आया था कि भ्रष्टाचारी चाहे जितना रसूख वाला हो, जितना ताकतवर हो, वो बख्शा नहीं जाना चाहिए, आप अधिकारी का दबाव में नहीं आएंगे। मैंने उसी कटिंग का हवाला देते हुए पीएमओ को लिखा कि माननीय आपका ये निर्देश है अधिकारियों को, कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी रसूख में फाइल दब रही है। अब मुझे नहीं पता ये उस पत्र का परिणाम है या ईडी और सीबीआई अपने अंदर से अंदरूनी का जांच कर रही होगी, इसलिए समय लगा होगा। मैं उनके उस पर कोई सवाल नहीं उठा रहा, समय लगता है, उनके पास भी बहुत सारे जांच के मैटर हैं, तो समय भी कम मिलता होगा उन लोगों के पास। लेकिन उस दिन मैंने जब सुना कि नहीं ये जांच सही रास्ते पे जा रही है, उधर सीबीआई ने पहला पर्चा काट करके चार्जशीट दाखिल कर दिया इन लोगों के खिलाफ, पूरी फैमिली के खिलाफ। उसमें सीबीआई के जो असिस्टेंट जज हैं उन्होंने एक मार्क किया है
कि इसमें लोकपाल लोक सेवकों को भी इसमें शामिल क्यों नहीं किया गया, यानी जो बैंक के स्टाफ रहे होंगे या राजस्व के स्टाफ रहे होंगे, ये लोग इसमें क्यों नहीं। एक क्वेरी आई थी। अब सीबीआई अपना काम कर रही होगी, चार्ज एजेंसी पे तो हम लोग का कोई हस्तक्षेप है नहीं। और फिर वो लग रहा था कि अगर दुबई या नेपाल पैसा गया है तो ईडी भी आज नहीं कल अपना काम करेगी। पता लगा ईडी ने भी एफआईआर दर्ज कर दिया। और इधर फिर आया कि ईडी ने 27 उनकी प्रॉपर्टी को, जिनमें उनके बिजनेस कॉम्प्लेक्स हैं या उनके आवासीय फ्लैट हैं या बिल्डिंग है या उनकी खेती की, जैसे गोरखपुर में ही खबर लगी कि 2.5 एकड़ ज़मीन गोरखपुर जनपद में भी उनकी जब्त की गई है, लखनऊ में भी की गई है और जगह। तो 27 लगभग 73-74 करोड़ रुपए का अभी आया। मुझे लगता है अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो परत दर परत खुलना बाकी है। और मेरा अपना मानना है कि 1200 करोड़ तो वो है जो हमने अपने आंखों से कागज में जो हमको जोड़ना था। जब सीबीआई और ईडी अपना काम शुरू करेगी तो न जाने वो कितना जाएगा, वो और भी ज़्यादा जा सकता है। और ये एक ऐसा चेहरा जो अपने को एक रॉबिन हुड की तरह एक कि भाई हम समाज सेवा करते हैं और राजनीति के प्रखर वो हैं। और इस समय तो जनाब राष्ट्रीय सचिव हैं समाजवादी पार्टी के। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव का एक चेहरा भी आया कि देखो भाई आपके राष्ट्रीय सचिव ही जो है वो 1200 करोड़ के फ्रॉड में आ रहे हैं। तो ये चेहरा है इन लोगों का। मुझे लगता है अभी और परतें खुलेंगी और बेनकाब होंगे लोग और ये